नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब। आइए सुनते हैं उषा प्रेमबदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज। माधव मोहन को न जाने क्या हुआ, उच्च स्वर में बोला, जय हो। हम सब ठहाका मारकर हंस दिए। पति ने एक घूंट में गिलसिया खाली की और उछालकर रेलिंग के पार फेंक दी। वह मूर्ति पर ठक जाकर लगी और नीचे गिर गई। रेचल ने जब हाथ उठाया तो माधव मोहन ने उसके हाथ से बोतल ले ली। हम सब कार में वापस बैठ गए। अलविदा अलविदा, हम तीनों और पति हाथ हिलाकर मूर्ति से कह रहे थे। गाड़ी कस्तूरबा गांधी मार्ग पर आ गई। चांदी की गिलसियां वहीं फेंक दी। कुछ देर बाद विचित्रा मौसी बोली। मौसी, पति ने कहा, जिसे मिलेगी खुश हो जाएगा। हम सब प्रसन्न थे। उन सबके जाने के बाद हम दोनों खाली लाइब्रेरी में आ गए। माधव मोहन, कुछ शैंपेन बची है क्या? मैंने पुकार कर कहा। नहीं, बोतलियाँ खाली है, एक बूंद नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरी रख दी है, अभी ठंडी नहीं हुई है, माधव मोहन बोला। ठीक है, कल ब्रेकफास्ट में पी लेंगे, मैंने हंसकर पति से कहा। अच्छा है, मम्मी मौसी के पास है, पति मुस्कुरा दिए। नहीं तो मुझे दोष देती कि मैंने उनकी बेटी को कैसी बुरी लतें लगा दी हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब वो कपड़े बदलकर पलंग पर आए और बत्ती बुझा दी। अभी अभी तो आप इतने प्रसन्न थे, अब क्या? मैंने पूछा। अवसाद, उत्सव के बाद का अवसाद। मैंने उनका हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। आप कितना भी छिपाने की कोशिश करें, मुझे मालूम है आपको अपनी किताबों से बिछड़ने का दुख तो हो ही रहा होगा। वह चुप रहे। फिर आपने पुस्तक भी खत्म कर दी, खाली खाली लग रहा होगा। वह अब भी चुप है। अंधेरे में उनकी मुख मुद्रा नहीं दिखती। मैं उनके पास सरक आई। अच्छा है, अब पूरा पूरा समय मुझे दीजिएगा, प्यार में, मनुहार में। अंधेरे में उनकी हल्की सी हंसी की खनक सुनाई दी। आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा। उस रात उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। मैं भी उसकी ये शरीर से सटी उनकी गर्मी महसूस करती रही। शायद वह सो गए थे, पर मैं जागती रही, सुनती रही उनके दिल की धड़कन, और शायद फिर मैं भी सो गई। सुबह वह आदत के अनुसार जल्दी उठ गए होंगे। जब मैं उठी तो माधव मोहन से पूछा, ये कहाँ है? वहीं, अपनी लाइब्रेरी में, उसने चाय और टोस्ट की ट्रे रखते हुए कहा। मैं चाय का प्याला लिए लिए उधर चली गई। एक बार फिर खाली हॉल, खाली बरामदे और खाली अलमारियां देखकर झटका सा लगा। पति बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मुझे देखकर रुक गए। उठ गई? जाहिर था। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर तख्त पर बैठ गई और खाली कमरे को देखकर बोली, इतने वर्षों की संपदा यूं ही एक झटके में दान कर दी आपने? एक झटके में नहीं, बहुत दिनों से विचार मन में था। पूरा तत्व लाइब्रेरी का नया विंग बन रहा है। काम की पुस्तकें जो होंगी वो रख ली जाएंगी, अगली पीढ़ी के काम आएंगी। और बाकी बाकी रद्दी में। रद्दी में? मेरे मुंह से निकला। हाँ, मेरा प्लेजर था खरीदने में, पढ़ने में, संचित करने में। अब समय आ गया है माया मोह को छोड़ने का। मैं चुप रही। यह नवाब का रंगमहल कितना सूना, कितना खाली खाली था। जैसे अब फिर कारपेट बिछेंगे, सारंगी बजेगी, कतार की कतार युवतियां नृत्य करेंगी। ऊपर की बालकनी में से चिलमन के पीछे से पर्दा नसीन विंग में झांकेंगी। किस सोच में पड़ गई, वे उठे और पास आकर बैठ गए। कैसे एकदम बस दे डाली आपने? मैंने धीरे धीरे कहा। हजारों किताबें विश्व के कोने कोने से एकत्र की हुई। मोह नहीं लगा? मैं तो एक मोजा भी खो जाता है तो कितनी दिल शोक मनाती हूँ। वह हंसने लगे। आपसे कहा था कि अक्सर खोई हुई चीजें मिल जाती हैं, पर आपने सुना ही नहीं। फिर चुप रहकर बोले, अब बैरागी होने का समय आ गया है। ये गढ़ेगी तो टूटेगी, मॉल बनेगा। हाँ, ऊपर के फ्लैट में लाइब्रेरी बन सकती थी, पर मेरे बाद किताबों को दिमाग खा जाए। इससे अच्छा तो यही है कि इन्हें दूसरे नए छात्र और स्कॉलर पढ़ें। और ये आंसू, तुम्हें तो मेरी किताबों से कितनी चिढ़ थी और जलन होती थी। वह तुम और आपके बीच आते जाते रहते हैं। मुझे उनके मुंह से दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों में ही अपनत्व और मीठापन है। मैंने झट से अनायास आए आंसू पोंछ लिए। आप मानेंगे नहीं, मगर मैं तो कहूँगी कि मुझे भी आपकी संपदा, पुराने प्रिंट, पुराने कागजों वाली किताबों से लगाव हो गया था। इसीलिए विछोह का दुख लग रहा है। वह उठ खड़े हुए, मेज की दराज से दो किताबें निकालकर मुझे पकड़ा दी। ये मुंशी हुलास राय से खरीदी थी, मध्यकालीन बुंदेलों की कहानियाँ। ध्यान से पढ़ें, देखें कैसी कहानी बढ़ाई जाती है, कैसे संवाद लिखे जाते हैं और कैसे पात्रों की भावनाएं व्यक्त होती हैं। मैंने किताबें ले ली। गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी,
वो गुनगुनाने लगे, धन कुची तारो बिलैया ले गई पारो। ये क्या? पुस्तकें रख लें, मेरी लाइब्रेरी के अवशेष। आप उपन्यास लिखेंगी तो काम आएगी। आपने तो मेरी बात सीरियसली ले ली। अरे मुझे ये सब कहाँ होने वाला है, मैं तो पूरी गप मार रही थी। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले अल्प विराम, क्या? मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। माधव मोहन मुझसे कहता है, क्रेट पर क्रेट ट्रकें भर भर कर सारा कुछ दे डाला, सारी किताबें चली गईं, कितना खाली खाली लग रहा है। मुझे भी बहुत खराब लग रहा है, मैंने कहा। पति पर दृष्टि गई। छज्जे की ओर की चिक्के और पर्दे उठे हुए थे। अब कमरे में धूप आने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पति वहां खड़े थे, विरक्त उदासीन मुद्रा में। मुड़कर बोले, उनसे विदा लेने का समय आ गया था। मुस्कुराए, आपका सामान तो कब से पैक है, मेरी पैकिंग माधव मोहन कर देगा। पति आजकल एकदम सुस्त और संतुष्ट दिख रहे हैं, जैसे अपनी संपदा का दान करके किसी भार से उबर गए हैं। अक्सर खाली हॉल के बीचों बीच अपनी पुरानी मेज कुर्सी पर बैठते दिखते हैं। मेज भारी भरकम शीशम की लकड़ी की कायदे से बनी है। पितामह ने किसी अंग्रेज से खरीदी थी। विद्यार्थी जीवन से वह उनकी संगिनी है। उसी पर पढ़ाई लिखाई, परीक्षाएं, शोध पुस्तकें संपन्न हुई हैं। उस पुराने हॉल के किवाड़ भी भारी भारी और मजबूत हैं, और ऊंची छत की दन्नियाँ भी। पर वहाँ अतीत की शेरो शायरी या नवाब साहब के रंग विलास की कोई प्रतिध्वनि नहीं है। जैसे अतीत के सारे भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं मुक्ति पाकर कहीं चली गई हैं। बाहर के जीने पर अब आने वालों की पदचाप नहीं है, न फाटक में बग्घी या घोड़ों की ही निनाट। एक सन्नाटा है, शांत मंथर गति से प्रवाहित गुप्त जलधारा जैसा। उसी के बीच पति बैठे रहते हैं। कभी कभी कुछ लिखते दिखाई देते हैं। वो क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें मेरी रुचि नहीं है। उनकी आने जाने वाली डाक की गड्डियाँ गड्डियाँ होती हैं। मैं आश्वस्त हूँ। पति स्वस्थ लगते हैं। मम्मी जब पहली बार आई थी तो स्तब्ध रह गई थी। हॉल में खड़े होकर दीवार और छत तक चुनी अलमारियों को देखकर उनके मुंह से अपने आप निकल गया, इतना कबाड़। अब वहाँ कुछ नहीं था, केवल खाली अलमारियाँ और दीवारें। वो अचानक बोले, यात्रा करने के विचार से आप उत्साहित लग रही हैं, देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ रहते रहते 4-5 महीने तो हो गए। अच्छा है, चेंज होगा, लोगों से फिर मिलना होगा। मैंने कहा, हाँ हाँ, वो आए ना शायर महाशय, आपके पुराने आशिक, मेरा मतलब पुराने परिचित। मैंने उन्हें घूर कर देखा। क्या मतलब? अरे वही लकी प्रसाद सा, जो बाएं फैलाकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप क्या कह रहे हैं, कुछ पता है? मैं उन्हें ठीक से जानती भी नहीं। आशिक कहाँ से हो गए? उन्होंने कुछ कौतुक, कुछ विनोद से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे जालिम, तड़पाना तो हसीनों की आदत होती है, जैसे तुमने मुझे बरसों तड़पाया। मैं कुछ कहूँ इससे पहले बोले, हाँ हाँ, बरसों उलझा लिया था, फिर लोप हो गई कि बीमार है। ठीक हुई तो अमेरिका चली गई। कितने समय प्रतीक्षा करवाई, पहले ही यहाँ कर देती तो ये समय साथ गुजरता कि नहीं। मैं मुस्कुराने लगी। आप भी बस, क्या करूँ, मूर्खा हूँ, समझने में समय लगा। पर वह अनअवॉइडेबल था। वो जानबूझकर तो बीमार नहीं पड़ता ना। और फिर अमेरिका प्रवास मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ताल तलैया तो यहाँ है नहीं, बस सूखी पड़ी खाई है। दूसरे में किसी भूत प्रेत या जिन्न को पास आने न दूंगी। हाँ, मेरे बाद क्या होगा ये मालूम नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो 1000 चांद के दर्शन करेंगे, 80 वर्ष तक जिएंगे ही जिएंगे। काश, उनके मुंह से निकल गया। फिर उन्होंने मुझे बाहों में समेट लिया और गुनगुनाने लगे, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। फिर पूछा, मधुशाला का नाम सुना है? नहीं, मैंने कहा। कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है। आपको अपने समझने के लिए पूरी जिंदगी है। जैसे तलैया के ऊपर बर्फ की एक परत, ऐसे ही तो लगी थी पहली दृष्टि में, दूर दूर अलग थलग। पति कहते गए, तभी तो न जाने क्यों मन हुआ निकट से जानने का। जैसे मालूम था कि बर्फ की परत हटाने पर नीचे एक धधकती हुई आग है, बस बर्फ की परत हटानी पड़ती है। कितना समय लगा, पर क्या। उफ, अपनी प्रशंसा सुनने को इतनी उतावली। औरतों के रहस्य को समझना हर मर्द को नहीं आता, तभी तो रह गए वह महाजर छूछे के छूछे। अब मैं संदर्भ समझी। उनकी ग्रीक पत्नी थी अथीना, उसने सब सिखाया। अथीना ने मुझे स्वयं बताया। अच्छा, पति बोले, और इतनी बड़ी बात मुझसे सीक्रेट रखी? कोई बात नहीं, हम सबकी जिंदगी में सीक्रेट होते हैं। उन्होंने कंप्यूटर का ढकना बंद किया और उठ खड़े हुए।
उनकी दृष्टि की इस नग्नता में लकी सा की स्मृति विलीन हो गई। बोतलियाँ तो टूट गई। माधव मोहन का मुंह लटक गया था। क्या फ्रीजर में ही छोड़ दी थी? पति ने पूछा। उसने सिर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, कल जहाज में पी लेंगे। कल हम जा रहे हैं, यह सोचकर उल्लसित हो उठी। न जाने क्यों चलते वक्त आंखें भर आईं। बालाजी बिल्डर ये नवाब कोठी तोड़ देंगे। यह बग्गी खड़ी करने का फाटक, अस्तबल, ड्योढ़ियाँ, मेहराबदार, बारादरी और हर तरफ से ऊपर जाने के जीने, मुजरे वाली कोठी और बड़ी बड़ी छतें, बरसातियाँ और चौमंजिले की खूब बड़ी फैली हुई छत, जहाँ की बारादारी से चारों तरफ दिल्ली दिखती थी। तब तो दूर दक्षिण में कुतुब मीनार ही अपनी ऊंचाई और भव्यता में खड़ी दिखाई देती होंगी। टैक्सी चल देने के बाद भी आंखें डबडबाई ही रहीं। गड़ी छोड़ने का दुख हो रहा है? पति ने कोमल स्वर में कहा। हाँ, मुझे यहाँ आपने बहुत खुशी दी। मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला। धन्यवाद। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी हथेलियाँ पसीजी हुई थी और उंगलियों में हल्का सा कंपन था। सुनकर अच्छा लग रहा है। फिर वो चुप हो गए और रास्ते भर चुप ही रहे। यद्यप जहाज रात को 2:45 बजे जाता था, हमें 3 घंटे पहले पहुंचना था। हमें छोड़ने ढेरों लोग आए थे, एक छोटा सा जुलूस जैसा। मम्मी तो थी, भाई भी भोपाल से आ गए थे। विचित्रा मौसी, रूथ, रेचल, बड़की भौजी भी। जेठ जेठानी दिल्ली से बाहर थे इसलिए नहीं, और भी पति के परिचित जिन्हें मैं पहचानती नहीं थी। मैं उलसित थी, पति चुप, एकदम काफी उदास। बड़की भौजी ने वहीं एयरपोर्ट पर सभी के सामने रोली चावल का टीका किया, दही शक्कर खिलाया, कहा बम बोला जल्दी ही लौटना, वहीं के मत हो जाना, और आंखें पोंछने लगी। अरे भौजी ये क्या, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, आप फिक्र न करें, पति बोले। सबको पीछे छोड़कर हम अंदर आ गए। एक विमान परिचारिका हमारे साथ होली। उसी ने सब कुछ करवाया, टिकट चेकिंग, लगेज, सीटें। हम लाउंज में आकर बैठ गए। उड़ान में भी देरी थी। कुछ खाएंगी? पति ने पूछा। नहीं, अभी बीच रात में भूख नहीं है। कुछ पीने को कह दीजिए। इनके लिए शैंपेन और मेरे लिए सिंगल माल्ट। मैं शैंपेन के झाग भरे घूंट ले रही थी। यह होती है पैसे की माया। मैं अनायास ही सोच उठी। ऊंचे दर्जे में यात्रा करने का सुख। पिछली बार टूरिस्ट टिकट था। छोटी छोटी सीटों पर हम तीनों ठुमक कर बैठ गए थे। मुझे जहाज में यात्रा करना अच्छा लगता है। एयरपोर्ट की भीड़ भाड़, हलचल, सभी ओर एक आकुल व्याकुल पर उत्सुक माहौल। बाहर खड़े मित्र और संबंधियों के चेहरे धूमिल होने लगते हैं। अंदर उड़ान की प्रतीक्षा। आपने तो अपनी ड्रिंक छुई भी नहीं। मैंने अपनी शैंपेन खत्म करके पति को देखा। पी रहा हूँ, हल्के हल्के मजे लेकर, उन्होंने कहा। थक गए हैं क्या? उनका क्लांत और उदास चेहरा देखकर मैंने कहा, हाँ थोड़ा सा, पर रात है तो जहाज में सो लूंगा। हम जहाज पर पहले चढ़े। हमारा रास्ता भी अलग था और आदर सत्कार भी। मैं अभिभूत थी, पर दिखाने की चेष्टा कर रही थी कि जैसे मैं इस सब चीज़ों की आदी हूँ। बैठते ही कंबल, तकिया, पेय सब प्रस्तुत हो गया। आरामदेह सीट जो पलंग की तरफ पूरी खुल जाती थी। सामने अपना टीवी, संगीत सुनने के लिए हेडफोन। टीवी बाद में देखूंगी, अभी समझना पड़ेगा कि कैसे चालू करूं। पति से कह दूंगी, सोएगा कौन? रात भर कोई फिल्म देखूंगी, संगीत सुनूंगी। मैंने खिड़की के पास वाली सीट ली और हल्के कोहरे से ढकी दिल्ली को देखा। जहाज उड़ने पर हम दोनों ही बाहर देख रहे थे अपने शहर को। नीचे चारों ओर बत्तियां छिटकी हुई थी, जगह जगह अंधियारे के पैबंद। मैं एकटक बाहर देख रही थी। मेरा शहर, मेरा घर, मेरे पति। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। डर लग रहा है? उन्होंने हल्के से पूछा। नहीं, डर नहीं, सोच रही हूँ कि पहली बार जीवन में इस शहर में कितना प्यार, कितना सुख मिला। इससे पहले पापा के साथ, फिर भाई के साथ। जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई उनके साथ पुछलने की तरह चली गई। पहली बार यह शहर अपना शहर लग रहा है। मैंने उनकी ओर देखा। वह अभी भी बाहर देख रहे थे, पर वहाँ अब अंधकार था। बिजलियों की रोशनी और शहर पीछे छूटा जा रहा था। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। न जाने क्यों मेरे मन में उनके लिए क्षोभ उमड़ आया और मैंने अपना सिर एक छोटे छड़ को उनके कंधे से टिका दिया। आई वॉज हैप्पी हियर, मैंने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यह पब्लिक जगह थी। उन्होंने हल्के से अपने को अलग कर लिया। हाँ, और थैंक यू, यू टू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस गर्म और ठंडे तौलिए लेकर आ गई। मैंने गर्म लिया, पति ने ठंडा। हाथ अच्छी तरह से पोंछे और वापस ट्रे में डाल दिया।
तब तक दिल्ली पीछे छूट गई थी और विमान के इंजन पर एक समगति ने अपनी लय पर उड़ने लगे। केबिन में शांति थी। स्पष्ट था कि इस कक्ष के थोड़े से यात्री इस सब के आदी होंगे। सब अपनी अपनी तरह से यात्रा के लिए प्रस्तुत। पेय पदार्थों की ट्रॉली लिए एक नवयुवक और साथ में वही सुंदर सी दुबली पतली चुस्त दुरुस्त लड़की जो हाथ में पैड लिए हमारा ऑर्डर लेने को तत्परता से खड़ी हुई थी। पति ने अपने लिए टोस्ट पर कैवियार लिया और शैंपेन। मुड़कर मुझसे पूछा, थोड़ी सी। जागदार शैंपेन के बगुले मुझे गुदगुदा रहे थे। पति ने भोजन में थोड़ा सा विलायती खाना लिया, झींगे और सलाद। मैंने जमकर खाया। गोभी, मेथी, शाही पनीर, कोरमा, सफ़ेद बिरयानी, ऊपर से मलाईदार सेवइयाँ। फिर ट्रे हटा ली गई। बत्तियाँ मध्यम हो गई। सीट खुलकर बिस्तर बन गई। गुदगुदी हल्की सी रजाई ओढ़कर मैंने भी मुफ्त की फिल्म देखने का लालच छोड़कर सोने की तैयारी की। शायद दिन भर की भाग दौड़ की थकान थी, या यात्रा की उत्सुकता, या 2 गिलास शैंपेन का नशा। मुझे तुरंत नींद आ गई। शायद अधिक देर नहीं सोई थी। अपनी बाह पर पति के स्पर्श से मैं जाग गई। उनकी ओर देखा तो धक से रह गई। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद रक्तहीन लगा। वह लंबी लंबी सांसें लेने का उपक्रम कर रहे थे। अरे, मैंने कहा और एक एयर होस्टेस को बुलाने के लिए घंटी दबा दी। वह तुरंत आ गई। इन्हें सांस लेने में मेरी बात पूरी बिना सुने ही वो मुड़कर वापस चली गई और पलक झपकते ही ऑक्सीजन लेकर वापस लौटी। उसके साथ दूसरी लड़की भी थी। पति की आंखें बंद थी, चेहरा एकदम म्लान। जाहिर था कि ऑक्सीजन से भी कुछ राहत नहीं मिल रही थी। उनके हाथ एकदम ठंडे हो गए थे। मैं हतबुद्धि उनको टुकुर टुकुर ताक रही थी। मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में मैं ही क्या, कोई दूसरा भी क्या करता? यदि जहाज पर कोई डॉक्टर हो तो कृपया। मैंने घोषणा सुनी, मगर यह हमारे लिए की जा रही थी। यह ग्रहण करने में समय लगा। केबिन का पर्दा हटाकर एक प्रौढ़ सज्जन ने अंदर प्रवेश किया। मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में कहा। आप मेरे साथ आएंगी? लड़की ने मुझसे कहा। उसके स्वर में आश्वासन था। मैं हिंदी छोड़कर मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने मुझसे कोमल स्वर में कहा, आपके जाने से हमें उपचार करने में आसानी होगी। आपके रहने से यह उद्विग्न रहेंगे। आप मेरे साथ आएं, लड़की ने दोबारा कहा। डॉक्टर आ गए हैं। हम ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, स्थिति काबू में है। मैं लाचार होकर वहाँ से हट गई। उसने मुझे ले जाकर किचन के पास वाली अपनी सीट पर बिठा दिया। आप जूस लें, डॉक्टर की जांच के बाद हम आपको वापस ले चलेंगे। आपके पति बीमार हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी तो खाना खाया, शायद झींगा नुकसान कर गया होगा। जूस में उसने कुछ ज़रूर मिला दिया होगा। मेरी आंखें अपने आप मुदने लगीं। इस बार जगाया गया तो प्रौढ़ डॉक्टर आकर सामने खड़े हुए थे। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें आराम आ जाएगा। मैं भी भ्रमित अनबुझी दृष्टि से उन्हें देखती रही। आप समझ नहीं रही हैं? डॉक्टर ने कहा। मैं टुकुर टुकुर उनको देखती रही। आप उनके पास जा सकती हैं, वह शांत हैं। अब उन्हें कोई दर्द या तकलीफ नहीं होगी। मैं चुप। एयर होस्टेस मुझे वापस ले गई। मुझे बैठने में सहायता की। मुझे बिना कुछ कहे रजाई उड़ा दी। पति की रजाई थपथपाई और चुपचाप चली गई। वह निश्चल थे, सोए हुए, जैसे हमेशा नींद में लगते थे। शांत और मृदुल होठ, ऐसे कि अभी अभी मुस्कुरा पड़ेंगे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी हथेली ठंडी थी, उसके द्वारा जैसे मैं उनके संपूर्ण शरीर को छू रही थी। कुछ समझ में नहीं आया क्या कहूँ। जो भी मन में था, हथेली के उस स्पर्श से उन तक पहुँच रहा होगा। वह हल्के से कराहे। वह कराह थी या आह या विदा। वह अभी भी शांत थे, निश्चल निस्तब्ध। वह मर चुके थे। क्या यह सब जो अभी घट रहा है सच है? क्या यह सब पूर्व निश्चित था? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं ऊपर से नीचे तक सुन्न थी। ये सब क्या हो रहा है? अमेरिका की यात्रा का निर्णय, अस्पताल, बैंक, वकीलों के साथ लंबे लंबे अपॉइंटमेंट, अपनी प्रिय पुस्तकों को दान कर देना, गड़ी का बेचना, सब वह जानते थे। शायद उन्हें आभास था। मैं ही हमेशा की तरह अपने में मगन थी, अपनी खुशी में बावली, अनजान और बेसुध। मुझे केबिन की दूसरी सीट पर बैठा दिया गया था। उनकी सीट के आगे पर्दा खींचा हुआ है। जाते जाते मैंने एक बार फिर उन्हें देखा। उनका चेहरा छुआ। एयर होस्टेस मेरी बाँह पकड़कर मुझे अलग ले गई। शायद केबिन के अन्य यात्रियों को पता भी नहीं चला कि अभी अभी उनके एक सहयात्री के साथ क्या घट गया है। मेरे मन में कटे फटे विचार बुदबुदातू की तरह उठ रहे थे। मैं अपने सहसा उलट पुलट गए जीवन को समेटना चाह रही थी।
पर कैसे यह समझ नहीं पा रही थी। क्या रात थी वह, जैसे उसका विस्तार जीवन के सारे सुखों को लील गया। दिल्ली से बोस्टन तक का केवल रात रात। भोजन के बाद अन्य यात्री सो गए थे और 15 घंटे की कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम भी नहीं ले रहे थे। केबिन में अंधेरा था, एकदम शांति, केवल इंजन की हल्की घर। मेरी आंख झपक जाती थी, फिर खुलती थी। पर्दे के उस पार पति का ध्यान आते ही मैं उठ खड़ी हुई, लड़खड़ाती हुई उस तरफ गई। वो वैसे ही सीट खुलकर बन गई सैया पर लेटे थे। मैंने उनकी बाँह छुई, वैसे ही नरम, केवल उनका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था, रक्तहीन। शायद कुछ समय बाद शव काठिन्य प्रारंभ हो जाएगा। मैंने उनके सीने पर सिर टिका दिया। वहाँ कोई हरकत धड़कन नहीं थी, शब्दहीन। मेरे अंदर से, बहुत अंदर से, पूरे शरीर को मथती हुई एक आह निकली। मेरी बाँह को किसी ने छुआ। वो एयर होस्टेस थी। मैं आपको आपकी सीट पर ले चलती हूँ, उसने कहा। मेरे अंदर से एक चीख निकली और वो शब्दहीन थी, मौन। शायद मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे हों। उसने मेरे पीछे पर्दा खींच दिया और ले जाकर मेरी सीट पर बिठा दिया। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जब तक पानी गिलास से घूट घूट कर पिया, वो पास खड़ी रही। सोने का प्रयत्न करें, उसने कोमल स्वर में कहा। कल का दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। क्या उस अंधेरे में, उस उड़ते विमान की आवाज़ में मेरे आंसू गिरे थे? क्या शरीर सिसकियों से हिला था? मुझे मालूम नहीं। जब एक स्पर्श से मैं जागी तो देखा विमान खाली हो रहा था। एयर होस्टेस मेरे पास खड़ी थी। उसकी साड़ी का लाल और पीला छापा मेरे आंखों के सामने हिलडुल रहा था। मेरी दृष्टि अपने आप अपनी पहली सीट की ओर गई। दोनों सीटें खाली थी, पर्दा खुला हुआ था। मैंने प्रश्नसूचक दृष्टि से के उत्तर से उससे कहा, आपके पति को? वह रुकी कि क्या कहें, सीधे अस्पताल ले गए हैं। हमारी एयरलाइंस का रूल है, आप चलिए। तब मैंने अपने को बटोरा, धीरे से पांव सीधे किए, उठकर खड़ी हुई, लड़खड़ाई, सीट का हत्था पकड़कर अपने को संभाला। एयर होस्टेस ने मेरा बैग पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बाहर लाने लगी, क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत थी।